बहुत बहुत स्वागत है आपका द ब्रिलियंट विद पीसी और अभी हम लोग केमिस्ट्री के 6 आवर सेशन में प्रेजेंट में हैं, जिसमें हम लोग 6 घंटे से लगभग 6.5 घंटे में हम लोग पूरा केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। और केमिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद जितने भी पीवाईक्यू सारे पीवाईक्यू को आप सॉल्व कर सकते हैं। केमिस्ट्री के जितने भी सवाल है उससे आप तो डर नहीं कर सकता नहीं। अगर अभी तक आप केमिस्ट्री के सवाल से डर रहे हैं तो आप यकीन कीजिए इस सेशन समाप्त करने के बाद केमिस्ट्री का सवाल आपसे डरेगा, त्रैमाम त्रैमाम करके भागेगा। तो इस 6 घंटे के सेशन को बहुत सीरियस होकर, बहुत एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर आपको कंप्लीट करना है। नोट्स आपको बनाना नहीं, पूरा नोट्स आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप पे ऑप्शन मिल जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकलवाना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको क्लास अच्छे से देखना है और बिल्कुल हम लोग उसी टॉपिक पर बात करेंगे जो एग्जाम में आएगा। और आप यकीन रखिए आपको एक एक बात में याद करा दूंगा। इस क्लास के बाद बस क्लास को समाप्त होते होते आपको इस लेसन पर कमांड हो जाएगा, पूरा केमिस्ट्री सिखा दूंगा। चलिए तो हम लोग लेसन शुरू करते हैं। अम्ल, क्षार, लवण। हालांकि मैं पहले बता दूं क्षार और भस्म में अंतर होता है। आप कभी भी क्षार और भस्म को एक नहीं मान के चलेंगे, ठीक है? डिफरेंस है, हम आगे देखेंगे। अब अम्ल, क्षार, लवण है। इसमें सबसे पहले हम अम्ल और भस्म को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, दुनिया में जितने पदार्थ थे उसको एक समय स्वाद के आधार पर बांटा गया। जिसका स्वाद मीठा था उसे कार्बोहाइड्रेट कहा गया, जिसका स्वाद खट्टा था उसे अम्ल कहा गया, जिसका स्वाद कड़वा था उसे भस्म कहा गया। बस। तो सबसे पहले देखिए अम्ल और भस्म है। भस्म हालांकि गलत लिखा, यहाँ भस्म ऐसे होगा। अब देखिए स्वाद का आधार, तो बताइए अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। तो अम्ल क्या है? ऐसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो। भस्म क्या? वैसा पदार्थ जो स्वाद में कैसा हो? कड़वा हो। उसे क्या कहते हैं? भस्म। बिटर और सावर हो गया। सावर मतलब खट्टा। अब देखिए सवाल है कि दुनिया के पदार्थों को हम चक के देखने लगे, कौन खट्टा है कौन कड़वा है, कौन खट्टा है कौन कड़वा है, कौन खट्टा है कौन कड़वा है। एक समय ऐसा आएगा कि हम चखने के लायक नहीं रहेंगे, न कहीं रखने के लायक रहेंगे। ठीक है, मतलब विषैला पदार्थ तो होता है। अब समझिए जैसे साइनाइड, आप सुने होंगे साइनाइड का टेस्ट अभी तक पता नहीं चला, हालांकि मिथ है। अब समझने वाली बात है कि स्वाद के आधार पर तो हम बता सकते हैं, टेस्ट करके हम बता सकते हैं, लेकिन अगर हम चखें तो फिर कहीं गए, काम से गए। तो ऐसा क्या किया जाए कि बिना चखे हम बता दें कौन अम्ल है और कौन बेस है? कैसे पता चलेगा? तो पता करने के लिए कुछ पदार्थ बनाए गए जिसे कहा गया इंडिकेटर, सूचक। उसको सटाने से मात्र से या अम्ल या क्षार के संपर्क में लाने मात्र से पता चल जाता है कि वह अम्ल है या क्षार है। कैसे? रंग बदल के, स्मेल गैप करके, ऐसे। तो उसी प्रकार के पदार्थ होते हैं जिसे कहते हैं लिटमस। लिटमस क्या है? तो लिटमस एक याद रखना है ग्रुप है जिसे कहते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा एक ग्रुप है प्लांट का, और थैलोफाइटा के ग्रुप का एक प्लांट है जिसे कहते हैं लाइकेन। ये भी आप लिख लेंगे, हालांकि लिखना नहीं है, दिमाग में डाल लेंगे। थैलोफाइटा ग्रुप का एक प्लांट का नाम क्या है? लाइकेन। लाइकेन है वास्तव में देखिए एक शैवाल होता है, कवक होता है, जीव है, हालांकि जीव है। तो लाइकेन में क्या है? शैवाल और कवक। शैवाल कवक को आप सहजीवी संबंध में जब रखेंगे, आप नहीं, जब प्रॉपर खुद रहता है, जब सहजीवी संबंध में आता है तो उसको कहा जाता है लाइकेन। शैवाल और कवक, क्योंकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण कर सकता है और कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है, तो उसको खाने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। और भोजन बना नहीं सकता, लेकिन उसके पास पानी है। और शैवाल के पास पानी की जब कमी होती है तो दोनों संपर्क में आता है। कवक शैवाल को पानी देता है और शैवाल भोजन बना के कवक को भोजन, तो दोनों एक साथ रहते हैं। दोनों को एक दूसरे से फायदा है, एक से जल मिलता है, एक से भोजन। इसलिए ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है। अब ऐसा संबंध है और इसी को कहते हैं लाइकेन। लाइकेन अगर आप वायु प्रदूषण वाले क्षेत्र में लगा देते हैं तो लाइकेन नहीं हो पाता है। इसका मतलब अगर किसी एरिया में लाइकेन नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि वहां वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है, पीक पर है, और वहां मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। मनुष्य के लिए असंवेदनशील जगह है। क्लियर है? तो याद रखना है कि लाइकेन वायु प्रदूषण वाले क्षेत्र में नहीं उगते हैं। और वायु प्रदूषण में खासकर कौन सा ऐसा प्रदूषण, कौन सा गैस? तो SO2। ये भी आप याद रखेंगे, कौन सा गैस? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। इतना क्लियर है? तो उसी लाइकेन से मतलब बैंगनी रंग का एक रंजक प्राप्त किया जाता है, डाई प्राप्त किया जाता है, उसी को लिटमस कहते हैं। लिटमस कैसा होता है? बैंगनी रंग का। नेचुरल उसका कलर, अपना कलर कैसा है? बैंगनी। लेकिन जब उसे अम्ल में या क्षार में रख देते हैं तो अपना रंग बदल लेता है। अम्ल में रखेंगे तो लाल हो जाता है प्रॉपर, जैसे वो अम्ल या क्षार में रखने के बाद उसका रंग बदल जाता है और हो जाता है नीला लिटमस पत्र या लाल लिटमस पत्र। क्लियर है? बस एग्जाम के लिहाज से पॉइंट याद रखना है, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। तो लिटमस है, अगर लिटमस को हम नीला लिटमस पत्र अगर मेरे पास है, अगर अम्ल में रख दिए तो कैसा हो जाएगा? लाल। और क्षार में रख दे तो कैसा हो जाएगा? नीला। अब हम याद कैसे रखेंगे? कंफ्यूजन हो जाएगा बार बार, तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आपको एक नाम याद रखना है। और नाम क्या याद रखना है? तो बहुत आसान, बहुत बड़े बिजनेसमैन है अनिल अंबानी। अनिल अंबानी की जगह पर आपको याद रखें अनिल भलानी, याद रखिए। तो नाम क्या याद रखेंगे? अनिल और क्या? भलानी। देखिए अ से अम्ल, अ से अनिल उधर लिखना है, भ से भस्म और भलानी इधर लिखना है। अब देखिए नाम से पता चल रहा है अ से अम्ल। अब याद रखना है अ से अम्ल, नी से नीला और ला से लाल। अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देता है, अम्ल नीला को लाल कर देता है, याद रहेगा? अच्छा, भलानी। भस्म,
लाल को नीला कर देता है, याद रहेगा। भस्म लाल को क्या करता है, नीला कर देता है। ये बात आप याद रखेंगे, कंप्लीट। अब देखिए आगे, अब सवाल है कि अम्ल नीला को लाल कर देता है, ठीक है, कहां तक लिटमस हटाते रहेंगे, और लिटमस हटाने से सिर्फ ये पता चल जाए कि अम्ल है या भस्म है। लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि अम्ल में कौन कौन से एलिमेंट है, भस्म में कौन से एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट पता होगा तभी तो दोनों को कंबाइन करा के नया सब्सटेंस बनाएंगे जो हमारे मेडिकल जोन में या किसी एरिया में हम काम ला सकते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार की जो औषधियां बन रही है, अम्ल और बेस की रिएक्शन कराने से बन रही है। अरे एंजाइम भी अम्ल बेस के आधार पर काम कर रही है, जितने भी दवा है वो एंजाइम एसिड बेस के आधार पर काम कर रही है। तो एसिड बेस सिर्फ पता करने से नहीं होगा, ये भी पता करना पड़ेगा कि उसके अंदर कौन कौन से मोलिकल है जो शरीर के लिए फायदेमंद हो, एटमॉस्फेयर के लिए फायदेमंद हो। तो उसके अंदर के मोलिकल कैसे पता चलेंगे, तो इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिक की टीम, जिसमें आते हैं अर्हेनियस, जिसमें आते हैं ब्रोस्टिलोनी, और आगे पढ़ेंगे लुइस। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक, लिबोजी और रॉबर्ट बाल सब थे, लेकिन हालांकि 3 से एग्जाम में सवाल होते हैं, इसलिए 3 पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अर्हेनियस इसमें लग गए, और अर्हेनियस जितने भी अम्ल थे उस पर बात करने लगे, जितने भी बेस थे उस पर हम बात करने लगे। हालांकि मैं पहले इसलिए लिख रखा हूँ कि आपको समय कम लगे, क्लासेस छोटी हो, आपको चीजें समझ में आ जाए। हालांकि मैं लिख लिख कर पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ ताकि चीजें को और ज्यादा भरी वैसे समझा सकूं, हालांकि चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, तो अर्हेनियस क्या कि जितने भी अम्ल थे उसमें से एक अम्ल है जिसका नाम है HF। क्या नाम है उसका, HF। इसे कहा जाता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और यह अम्ल है बहुत शक्तिशाली अम्ल है। कैसे, इतना शक्तिशाली अम्ल है कि कांच को गला सकता है, सबसे ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ शक्तिशाली है, कांच को गला सकता है। कांच का सूत्र होता है SiO2, कांच बना होता है बालू से, SiO2, और बालू कांच को अपने अंदर घुला लेता है। इसलिए आप जब किसी सैलून में जाएंगे और मान लीजिए किसी सैलून में लिखा है, जैसे आप जानते हो ब्यूटी पार्लर, कोई मतलब जेंट्स पार्लर, तो ऐसा अगर पार्लर है तो उसमें देखो कि कई बार लिखा है घनश्याम हेयर कटिंग सैलून, ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसा लिखा अगर है समझिए तो वहाँ HF का प्रयोग हुआ होगा, क्योंकि आप जानते हैं कलम लेकर पेन लेकर कांच पे लिखें तो नहीं लिखाएगा, लिखने के लिए कुछ अलग प्रकार के केमिकल चाहिए। तो याद रखना है HF क्या करता है, कांच को अपने अंदर घुला लेता है, और कांच पर लिखना है तो किसका प्रयोग करेंगे हम, HF का प्रयोग करेंगे। याद रहेगा बात। अब अगला HCl, ये बहुत सबल अम्ल है। मुझे लगता है जितने भी अम्ल, मुझे नहीं लगता जितने भी अम्ल इधर देख रहे हैं, इस अम्ल में सबसे शक्तिशाली अम्ल यही है। इसका pH वैल्यू 0 होता है, नहीं तो 1 होता है। हम लोग बात करेंगे कब 0 कब 1, साध में 0 और तनु में 1। तो इसका 0 के आसपास pH वैल्यू होता है, और जिसका pH वैल्यू जितना कम होगा इतना ज्यादा पावरफुल होगा। pH क्या होता है आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ HNO3, HNO3 भी शक्तिशाली अम्ल है, और HNO3 का यूज कहाँ होता है, HNO3 का यूज होता है किसी प्रकार की यूरिया बनाने में या बारूद बनाने में, किसी प्रकार के एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, विस्फोटक है, तो विस्फोटक बनाने में हम HNO3 का प्रयोग करते हैं। नाम देख लीजिए, HF को क्या कहते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, HCl को हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, और इसे कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल। HCl के कई नाम है, HCl के नाम है अमाशय अम्ल भी कहते हैं क्योंकि हमारे अमाशय में पाया जाता है। इसे मरम्यूटिक एसिड या म्यूरमेटिक एसिड भी कहा जाता है क्योंकि अमाशय में पाए जाते हैं इसीलिए, ठीक है। सब नाम जब एक आपको नोट्स मिलेगा उसमें कुछ नाम जोड़ लेना है, ठीक है। HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। H2SO4 को गहनकाम कहते हैं, लेकिन H2SO4 के और नाम जैसे सवाल आ सकते हैं। एक है जिसे कहते हैं किंग ऑफ एसिड, क्या कहते हैं इसे, किंग ऑफ एसिड। एक को कहा जाता है बैटरी अम्ल, इसी को कहते हैं बैटरी अम्ल क्योंकि बैटरी में इसी का प्रयोग किया जाता है। इससे बहुत प्रकार के थोथा यौगिक बनेंगे, आगे देखेंगे, जैसे CuSO4 5H2 जिसे नीला थोथा कहते हैं, FeSO4 7H2 जिसे हरा थोथा कहते हैं। उसके बाद ZnSO4 7H2 जिसे सफेद थोथा कहते हैं। उसके बाद CuSO4 7H2 जिसे लाल थोथा कहते हैं। थोथा का यूज होता है, थोथा में अगर छाला वगैरह होगा उसके इलाज में, कई प्रकार के औषधि बनाने में, इसे काशीस भी कहते हैं। क्योंकि H2SO4 देखिए मैं बोल रहा हूँ FeSO4 CuSO4 ZnSO4 CuSO4 सब में SO4 आ रहा है, SO4 यहीं से H2SO4 से जाता है, इसीलिए यही ऐसा चीज है जिससे थोथा बनेगा, इसलिए इसे थोथा का तेल भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है, विट्रोल थोथा को अंग्रेजी में कहा जाता है। ये बात भी आप याद रखें कि सवाल सारा आ चुका है, पूरा PYQ इसमें इंक्लूड है, सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें इंक्लूड है, इसलिए मिस नहीं करना है। चलिए इतना बात कंप्लीट। अच्छा, H2CO3 इसे कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, सोडा वाटर, जैसे आप जानते हैं, आप जानते हो ठंडा मतलब कोका कोला, ठीक है, जानते हो ना सर कि जरा सा हो जाए मतलब आज का शाम सेहत का नाम चीयर्स। जितने भी सोडा वाटर है सभी में H2CO3 पाया जाता है, सभी में H2CO3 पाया जाता है। कैसे, क्योंकि H2O देखिए जल है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्लूड है, इसलिए आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि सोडा वाटर में किस गैस का इंक्लूड किया जाता है, किस गैस को डाला जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देख लीजिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, याद रखना है। आगे आप देख लीजिए COOH, बीपीएससी में सवाल पूछा गया है, हाल में सवाल पूछा है। COOH से कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड, जो टमाटर में पाया जाता है, और इसका प्रयोग किया जाता है कपड़ा पर अगर जंग का दाग लगा, जैसे मान लीजिए लोहा है और लोहा में जंग लगा, उस पर आप व्हाइट शर्ट उसको साफ करके आप डाल दिए सूखने के लिए, तो उसमें जंग का धब्बा लग जाता है, जंग का धब्बा छुड़ाना है तो सिर्फ ऑक्जेलिक अम्ल से ही छूटेगा। अब ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पे जाता है, टमाटर में, ऐसा नहीं कि टमाटर रगड़ दिए तो एक तो जंग का दाग ऊपर से टमाटर का दाग लगेगा, क्योंकि टमाटर में सिर्फ ऑक्जेलिक एसिड नहीं है, ऑक्जेलिक एसिड के साथ और भी तो रसायन वो भी तो इफेक्ट कर सकता है।
अब बताइए इधर का हमने पूरा कंप्लीट। अब देख लीजिए इधर है क्षार, कुछ क्षार तो NaOH, हालांकि भस्म है ये, तो NaOH जिसे कहते हैं सोडियम, OH को कहेंगे हाइड्रोक्साइड, इसे कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हालांकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक स्पेशल नाम है जिसे कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कई बच्चे गलती करते NaOH को कहते थे कास्टिक सोडा। NaOH जब सॉल्ट के फॉर्म में उसे कास्टिक सोडा नहीं कहेंगे, उसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ही कहेंगे। जब NaOH सॉल्ट के फॉर्म में जाएगा, अभी बेस के फॉर्म में है ना, तो बेस के फॉर्म में इसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ही कहेंगे। जब सॉल्ट के फॉर्म में जाएगा, लवण के फॉर्म में जाएगा, लवण के फॉर्म में भी जाता है, तब उसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। हालांकि डिफरेंस क्या होता है हम बताएंगे आगे, ठीक है, बात कर लेंगे। अभी फिलहाल देख लीजिए, अभी है NaOH KOH। अब देखिए जब सोडियम पोटेशियम यूज होता है OH के साथ, इससे साबुन बनता है। अब मान लीजिए हम लोग जहाँ नहाते हैं, मीठा पानी चापाकल का पानी है, इसमें समुद्र का पानी नहीं, मतलब नॉर्मल नदी का पानी है, तो नदी के पानी में जो साबुन झाग देगा उसे कहते हैं मृदु साबुन। तो मीठा साबुन या मुलायम साबुन बनाना हो तो NaOH का बनता है। लेकिन आप सऊदी अरब चल गए, आप सऊदी अरब चले गए घूमने, दुबई चले गए घूमने, वहाँ खारा पानी है और खारा पानी से नहा रहे हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठीक है, लेकिन साबुन भी ऐसा हो जिसे झाग आना चाहिए। अब वहाँ यहाँ से जो यहाँ हमारे यहाँ साबुन मिलता है जरा सा लक्स, अब जरा सा लक्स लेके चल गए और रगड़ रहे जरा सा भी फेर नहीं आया, तो जरा सा लक्स का कोई काम नहीं है, फेर तो आना चाहिए, झाग आना चाहिए, झाग कोई फेर कहते हैं। इसलिए वहां जो साबुन चाहिए KOH जिसे कहते हैं कठोर साबुन, तो KOH बहुत जरूरी है। तो KOH से क्या होता है, कठोर साबुन का अगर कंफ्यूज करेंगे तो याद रखना है K से KOH, K से कठोर साबुन। MgOH जिसे कहते हैं, M से याद रखना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसका प्रयोग करते हैं एंटासिड में। एंटासिड मतलब प्रति अम्ल में, जिससे अपच हो गया बहुत ज्यादा, तो अपच में किसका प्रयोग करते हैं, MgOH का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या प्रयोग करते हैं, अपच में, इंडाइजेशन में। तो चलिए क्षार है, अम्ल है, कुछ जान गए हम। इतना हमें समझ में आया कि क्षार होगा समय OH लगा हुआ है, इतना समझ में आया जितने भी अम्ल होंगे उसमें H लगा हुआ है। और इन्हें जब इस पर गौर किया तो उनको भी बात समझ में आया कि अच्छा सभी में H है, H H H H H H, इसमें भी H है, OH OH OH, बोले ओ हो H पर, और इन्हें को पता था H पर H प्लस होता है, H पर H प्लस होता है, ठीक है, माइनस भी होता है, उस पर बात नहीं करना है, अब एक्सेप्शन पर कोई भी बात नहीं करना है। H पर प्लस होता है, OH पर माइनस होता है, क्योंकि H2 जो आप जानते हैं H2O, इसको कहा जाता है दुगला यौगिक। दुगला यौगिक इसीलिए यह H प्लस भी देता है और OH माइनस भी देता है। अभी बताएंगे क्यों, क्योंकि H2 और OH2, तब पाता है कि अच्छा, यानी याद रखना जिसमें H होगा प्रॉपर जल में डालेंगे तो H प्लस देगा, इसलिए वो कहते हैं साफ सब में नहीं, ग्लूकोज अल्कोहल जल में डालने के बाद भी H प्लस नहीं देता है, एक अम्ल के लिए सिर्फ लागू होता है। तो जितने भी आपको HF दिख रहे हैं, HCl दिख रहे हैं, HNO3 दिख रहे हैं, H2SO4 H2CO3 COOH जितने भी हैं, सबको जब अर्नियस जल में डालें, कहाँ डालें, जल में, तो इसमें से एक उठा लेते हैं जो सबसे पावरफुल है, जिसका नाम है HCl, तो हम यहाँ लिख दें HCl, ठीक है, आ रहा समझ में। और इसे हम कहाँ डाल दिए, जल में। जल में डालने के बाद जब अर्नियस देखे तो हम पाए कि वो माय गॉड, यहाँ तो H प्लस निकल रहा है। कैसे पता चला H प्लस निकल रहा है, तो जब H प्लस निकला तो इसमें हुआ क्या कि HCl है, जल में जैसे ही डाला तो जल में डालने के बाद करंट सप्लाई कर रहे हैं, क्या कर सप्लाई कर रहे हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे यहाँ थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, जब सूखा HCl था, शुष्क HCl, ड्राई HCl, उसमें जब करंट प्रवाहित करा तो करंट प्रवाहित नहीं हुआ। जैसे ही जल डाले, जल डालने के बाद जब करंट प्रवाहित करा तो पता चला वो करंट तो फॉलो हो रहा है, इसका मतलब करंट वही फॉलो होगा जहाँ आयन आएगा। आयन मतलब प्लस माइनस, और प्लस माइनस वही आएगा जो इसमें होगा। इसमें H है और Cl है, तो H पर प्लस Cl पर माइनस, यानी H प्लस आएगा Cl माइनस आएगा, Cl माइनस का कोई काम है नहीं, इसलिए हमने लिखा नहीं। तो इसका मतलब है कि आयन आ गया होगा, और अलग अलग जितने भी एसिड है सभी में यही यूज किए, तो पता चला अच्छा सब में H प्लस होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। बाद में ऐसा भी देखा गया कि जो H है और फिर H है, दोनों मिलकर H2 बन जाएगा, और इससे जो गैस निकल रहा था, गैस में जब वो जो लाइटर या आग है, जब हाइड्रोजन गैस को जलाने का प्रयास करता है, आवाज आया पुप। याद रखना है हाइड्रोजन गैस किस ध्वनि के साथ जलती है, पुप, एक बार कीजिए मेरे साथ, पुप, याद रखना है। तो हाइड्रोजन गैस किस ध्वनि के साथ जलती है, पुप ध्वनि के साथ, जिसे अंग्रेजी में POP कहते हैं, पॉप। अब हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील गैस है, जिसे भविष्य के ईंधन भी कहते हैं। यहां से उनको समझ में आया कि अच्छा अम्ल वह पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस देता है। भस्म में देखिए, भस्म क्या होगा, तो भस्म में देख लीजिए क्या है, NaOH। जब इसे अम्ल में जल में डालेंगे, कहाँ डालेंगे, जल में, तो क्या देगा ये OH माइनस, क्योंकि सब में OH माइनस है। तो यहाँ से अरेंज क्या बहुत फेमस हुआ कि अम्ल जल में घुलकर H प्लस देता है, भस्म जल में घुलकर OH माइनस देता है। कंप्लीट, कोई डाउट। चलिए अब आगे बात आ जाता है, एक बात और यहाँ से याद रखेंगे, H2SO4 है, अम्लीय वर्षा जब भी होगी तो उसमें याद रखना 90% H2SO4 होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा अम्लीय वर्षा में सबसे ज्यादा कौन सी अम्ल होती है, H2SO4। अब आगे ठीक है, अम्ल क्या है जो जल में घुलकर H प्लस देता है,
बेस क्या है, जो जल में घुलकर OH माइनस देता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। ये भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, ये उप धोने के साथ चलेगा, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, क्योंकि आयन तो आ गया, OH माइनस N प्लस भी होगा, क्योंकि NaOH है तो Na पर प्लस होगा, OH माइनस पर माइनस होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी तो इसमें भी सप्लाई होगी, अच्छी बात है। इसमें उप ध्वनि नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन अकेला हो, H2 गैस हो, तभी उप ध्वनि के साथ चलेगी। इतना बात कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं, सारा डाउट आउट है। अब यहाँ एक बात आ जाता है, बहुत खूबसूरत बात, कि अगर मान लीजिए ग्लूकोज है C6H12O6, सुक्रोज है C12H22O11, और भी अल्कोहल है C2H5OH, इसको अगर हम जल में डालेंगे तो क्या इसमें भी कल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी? आप ग्लूकोज ले लीजिए, पानी में डाल दीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जितना सप्लाई इसमें होती है, जैसे सूखा ग्लूकोज है, सूखा ग्लूकोज, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, अगर उसको भिंगा दीजिएगा तो क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी? विद्युत का चालन करेगा, सुक्रोज विद्युत का चालन करेगा। बहुत ज्यादा पानी की मात्रा नहीं रखनी है, क्या ऊपर विद्युत का चालन करेगा? क्या इसमें भी आयन आ जाएंगे? तो याद रखना, नहीं, इसमें आयन नहीं आएगा, यह अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि याद रखना, इसमें जो H है, H है, H है, H प्लस जैसे जल में घुलकर H प्लस नहीं देता है, क्योंकि इसका बॉन्ड ही अलग है, इसका बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसमें बॉन्ड की बात नहीं करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है, जो ग्लूकोज है, सुक्रोज है और इथाइल अल्कोहल है, ये सब जल में घुलकर H प्लस आयन नहीं देते, यह इसीलिए यह पूरी तरह से विद्युत का चालन नहीं करते हैं। याद रहेगा बात कंप्लीट। अब इसी पर अड़ने से कॉन्सेप्ट है कि अम्ल वह पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस देता है, बेस वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस देता है। तो ब्रॉस्टेड लोरी जो साइंटिस्ट थे, इतने का अच्छा हमको सिखा दिया है, और इन्होंने कहा कि अच्छा H प्लस यही तो प्रोटॉन है, तो कल ना कॉपी करके कुछ दूसरा बात मार दी है ना, कि एक बात मार देंगे तो सब चुप हो जाएगा। तो ये एक मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन्हीं से चोरी करके बोलने कि अच्छा अम्ल वह पदार्थ जो प्रोटॉन देता है। देखिए बात वही है, हाइड्रोजन H प्लस ही तो प्रोटॉन है, क्षार वह पदार्थ जो प्रोटॉन लेता है। यहाँ देखिए H प्लस देता है, OH माइनस देता है, ठीक है, प्रोटॉन देता है और यह प्रोटॉन लेता है। चलिए इतना याद रहेगा, एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिए। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है, उसके बाद अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। उसके बाद अम्ल में याद रखना, अर्डिनेंस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर H प्लस देता है, भस्म जल में घुलकर OH माइनस देता है। ब्रॉस्टेड लोरी के अनुसार यह अम्ल प्रोटॉन देता है, भस्म प्रोटॉन लेता है, बात खत्म। बाकी ये सब जो बात है आपको याद रखना ही पड़ेगा। याद हो गया होगा, कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? HF का, हाइड्रोक्लोरिक का या हाइड्रोजन क्लोराइड का। HCl बहुत बड़ा सबल अम्ल है। उसके बाद किसे विट्रोल का तेल कहते हैं, थोथा का तेल कहते हैं, H2SO4 को, गंध का अम्ल H2SO4 को। बैटरी में कौन सा अम्ल जाता है, कौन सा अम्ल डाला जाता है, H2SO4। उसके बाद किंग ऑफ एसिड किसे कहते हैं? रसायनों का राजा, अम्लों का राजा या रसायनों का राजा। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि रसायनों का राजा किसे कहते हैं, तो याद रखना H2SO4। कई बच्चों को लग रहा होगा सर अम्लों का राजा तो 3HCl प्लस HNO3, नहीं, अम्लों का राजा नहीं, वो अम्ल राज है, इक्वा रेजिया कहते हैं उसे, उस पर बात करेंगे आगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। H2CO3 क्या है? सोडा है, सोडा वाटर, मतलब जितने भी शीतल पेय पदार्थ होगा उसमें H2CO3 यूज होगा, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा। ये क्या है? औद्योगिक अम्ल, जिसका कपड़ा पर जंग। आप इसे बार बार रिवाइज कर लेंगे, हो गया कंप्लीट। अब अगला टर्म हम देखते हैं। अब अगला देख लीजिए, हम इस अंतर करके देखेंगे। लुईस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा बिना मतलब की बात, H प्लस देता है, OH माइनस देता है, प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन लेता है, ये सब फालतू बात नहीं करना। इन्होंने कहा कि अम्लोह पदार्थों का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अम्ल होगा, लोन पेयर, जैसे देखिए AlCl3 पर बात करेंगे आगे, AlCl3, ठीक है। तो ज्यादा नहीं सोचे, AlCl3 को इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि अम्ल में हाइड्रोजन होगा, जरूरी नहीं है, और जरूरी नहीं कि भस्म में OH होगा। इन्होंने बड़ा बेसिक बात कहा, बहुत डीप में नहीं जाना, आपको बस याद रखना है। लुईस ने याद रखना है, लॉ से लुईस, और लॉ से याद रखना है लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसी के बारे में कॉन्सेप्ट दिए। लुईस कहे कि अम्ल वह पदार्थ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अब सवाल की लेता है कि देता है, तो याद रखना है लॉ से लुईस, लॉ से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और लॉ से लेता है, बस तीनों बात लॉ से। अम्ल वह पदार्थ जो क्या करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेता है। भस्म इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देता है। ये बात याद रखें, स्टेटमेंट में आ सकता है, यूपीपीसीएस में आ चुका है, तो इधर आ सकता है, घबराना नहीं है। अब देखिए पीएच स्केल, अब आया कि ठीक है, हम लिटमस के आधार पर तो जान गए, क्या और कोई स्केल है? जैसे ना थर्मामीटर, कितना आसान है थर्मामीटर, जिसे पहले बुखार चेक करने का बहुत बड़ा बड़ा तरीका था। कई बार होता है ना भीतर बुखार, अंदर से बुखार है लेकिन ऊपर से पता नहीं चला, ऐसा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर लगा देते हैं, और थर्मामीटर लगा के देख लेते हैं अच्छा बुखार है। वैसे ही कोई ऐसा थर्मामीटर, कोई ऐसा स्केल है जो डुबाने से बता दे कि अच्छा कितना अम्ल है, कितना क्षार है, कितना उदासीन है?
समझिए, क्योंकि लिटमस क्या है, लिटमस सिर्फ यह बताएगा कि अम्ल है या बेस है, ठीक है, लेकिन कितना अम्लीय है, ज्यादा अम्ल है कि कम अम्ल है, अम्ल का मान कितना कौन बताएगा। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेंस। क्या नाम था? सोरेंस। नाम मैं इधर लिख देता हूं, सोरेंस। कई जगह सोरेंस लिखा मिलेगा, सोरेंस। और सोरेंस बता दे कि एक ऐसा स्केल जो बता देगा हाइड्रोजन के आधार पर, क्योंकि आपको पता है अम्ल क्या है जो हाइड्रोजन देता है, क्षार क्या है जो OH माइनस देता है। और याद रखना है कि हाइड्रोजन के आधार पर अम्ल की शक्ति डिसाइड होती है, और वो पीएच स्केल बनाए, और जिसके आधार पर कहते हैं कि अम्ल, ये हाइड्रोजन के आधार पर बात बता दी कि कौन कितना अम्लीय होगा, कौन कितना क्षारीय होगा। और उसमें वो एक लिमिट भी है 0 से लेकर 14 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। आ रहा समझ में? याद रखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। क्लियर है पूरा? तो एक स्केल बना दिए, और इसमें उन्होंने कहा बड़ा खूबसूरत बात, जो 7 होगा वो हमेशा क्या होगा? उदासीन। जिसका पेज वैल्यू एक, नॉर्मली अगर किसी का पेज वैल्यू 0 है तो कहेंगे उसका मतलब, अगर 0 पर आ जाता है काटा, कहेंगे उसका पेज वैल्यू 0 है। 1 पर आ जाएगा कहेंगे 1 है, 4 पर आ जाएगा बोलेंगे 4 है, 9 पर आ जाएगा बोलेंगे 9 है, 11 पे आ जाएगा बोलेंगे 11 है। किसी का पेज वैल्यू अगर 7 पर आ गया, इसका मतलब वो चीज क्या है? ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय, क्या है? उदासीन। और इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है जल, वर्षा का जल, आशुद्ध जल, सब क्या होगा? उदासीन होगा। क्लियर है? और जैसे जैसे इधर से इधर आएंगे, इधर अम्ल का मान बढ़ते जाएगा। इस बात को याद रखना है, अम्ल का मान क्या होगा? बढ़ते जाएगा। क्यों ऐसा बढ़ते जाएगा? याद रखना इस बात को। जैसे जैसे किधर आएंगे? बायां। हम बता चुके हैं ब से बायां, ब से बढ़ेगा, अम्ल का मान बढ़ेगा। इसका मतलब अगर सवाल में पूछा आपसे कि किसी एक पदार्थ है जिसका पीएच वैल्यू 0 है और एक पदार्थ है जिसका पीएच वैल्यू 2 है, बताइए ज्यादा अम्ल कौन होगा, ज्यादा अम्लीय कौन होगा, ज्यादा एसिडिक कौन होगा? 0 वाला। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम उधर जाते हैं अम्लीयता क्या होती है? घटती जाती है। तभी तो देखिए बहुत ज्यादा एक बार तगड़ा अम्ल है, ताकतवर अम्ल है, और जैसे जैसे आगे जाएंगे अम्ल घट रहा है घट रहा है घट रहा है, 7 पर उदासीन, और फिर क्षार बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है 14 पे एकदम पूरा क्षारीय। यानी जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे इसका क्षारीय गुण क्या होगा? बढ़ेगा। बताइए कोई डाउट आ रहा है समझ में? अब इसी के आधार पर कुछ पदार्थ का पीएच वैल्यू डिसाइड किया गया है कि इस पदार्थ का पीएच वैल्यू कितना होगा जो एग्जाम में आ सकता है। हालांकि बहुत सारे पदार्थ है, लेकिन मैं सिलेक्टिव उठाया हूं जहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे अगर आपसे पूछे HCl अम्ल का पीएच वैल्यू कितना होगा, जस्ट मैं बताऊं कि HCl अम्ल बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका पीएच वैल्यू अगर पूछे तो HCl अम्ल का पीएच वैल्यू याद रखिएगा, HCl अगर शांत है तो इसका पीएच वैल्यू होता है 0। ठीक है, और नहीं तो आप नॉर्मली इसका पीएच वैल्यू 1 याद रखिएगा, 1 बहुत स्ट्रॉन्ग है HCl। देखिए सबसे पहले 1 नंबर पर लिखा है तो 1, जो 2 नंबर पर लिखा है उसका पेज वैल्यू होगा 2। आंत का रस, अमाशय का रस, जिसमें बहुत सारे एंजाइम है, HCl अम्ल है, तो उसका पेज वैल्यू, जठर रस का पेज वैल्यू पूछे तो कितना? 2। हालांकि 1.5 से लेकर 2 तक होता है, लेकिन जब जब एग्जाम में सवाल पूछा गया तो हमेशा ऑप्शन में 2 दिया है और 2 ही आंसर दिया है। तो बताइए HCl अम्ल 1 पर है तो उसका पेज वैल्यू 1, जठर रस 2 पर है तो पेज वैल्यू उसका 2। आप याद कर लेंगे। अच्छा, स्लाइवा और यूरिन, लार और मूत्र का पेज वैल्यू कितना है? बहुत आराम से आप याद रखेंगे। कोई छोटा बच्चा को देखिए सवेरे से उठता है, गुड मॉर्निंग, उठा, और जैसे उठता है तो उसको टॉयलेट लगा हुआ है, टॉयलेट करने जाता है, और उठा उस समय गुड मॉर्निंग जैसे कीजिएगा तो उठेगा सबसे पहले अपना दांत साफ करेगा ऐसे। ठीक है, तो लगा हुआ है। कितना बजे उठता है छोटा बच्चा? लगभग वही 6 से 8 बजे के आसपास। तो याद रखना इसका पेज वैल्यू 6 के आसपास होता है, 6 याद रहेगा। और ज्यादा एकदम एक मिनट याद रखता हूँ तो बता दूं, पहले उठेगा समझिए 6:30 बजे उठा, ठीक है, मतलब उठेगा प्रॉपर, तो पहले जाता है टॉयलेट करने, तो मूत्र का पेज वैल्यू 6, और फिर आता है उसके बाद लेट साफ करता है, देखा वो मुंह में लगा हुआ ऐसे करके साफ किया, तो इसका पेज वैल्यू 6.5। तो लार का पेज वैल्यू 6.5, मूत्र का पेज वैल्यू 6, याद रहेगा जी। अब देखिए रक्त और लार का दोनों का पेज वैल्यू होता है 7.4। अब आप कंफ्यूज करेंगे, सर इधर भी बता रहे हैं लार, इधर भी बता रहे हैं लार, यहाँ तो लग रहा है अम्लीय है। अब समझिए एक बात और, खाना खाने के बाद, जो खाना खा लिया कोई, तो खाना खाने के बाद जो स्लाइवा है वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो उस समय खाना खाने के बाद पेट वैल्यू हो जाएगा 6.5, और खाना खाने से पहले उसका स्लाइवा होता है जो लाल है वो क्षारीय होता है, उसमें उसका पेट वैल्यू 7.4। तो खाना खाने के पहले पूछे तो 7.4, खाना खाने के बाद पूछे रात में खाना खा के सो गए तो खाना खाने के बाद पूछे तो क्या हो जाएगा? 6.5। कंप्लीट है, याद रखिए। अब यहाँ से एक बात समझिए, ये पूरा क्लियर। अब देखिए अगर किसी चीज का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? वो क्षारीय होगा। ठीक है, किसी चीज का पीएच वैल्यू 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा।
तो याद रखना, लिख लीजिए। अगर 7 से कम तो क्या होगा, एसिड। अगर 7 तो क्या होगा, न्यूट्रल। और 7 से ज्यादा तो क्या होगा, बेसिक। किसी चीज का पीएच वैल्यू 7 तो उदासीन, 7 से कम तो अम्ल, 7 से ज्यादा तो क्षारीय। अब बताइए 7.4 तो रक्त क्या होगा, क्षारीय। लार क्या होगा, क्षारीय। ठीक है, खाना खाने के पहले लार क्या होगा, क्षारीय। अब देख लीजिए ये वाला है। अब इसे कहा जाता है अल्प क्षारीय। कभी क्वेश्चन पूछिएगा रक्त क्या है तो अल्प क्षारीय है, क्योंकि 7 से बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, 7 के करीब ही है। तो ये वैल्यू याद हो गया। अब एक सवाल ये और आता है, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है।